हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। इंडियन डायरीज़ का आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग कनाडा जाना चाहते हैं और अगर आप लोग नर्स है, इंडिया में अगर आप लोग नर्स का काम करते हैं और आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आज के इस वीडियो में बेसिक डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्या प्रोसेस होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा लास्ट में इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और इसमें थोड़ा से पॉइंट्स को भी मैं एलिबोरेट कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पर मैं डिटेल में भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और आगे बताता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग इंडिया में रह रहे हैं और आप यहाँ पर एक नर्स का काम कर रहे हैं और आप कनाडा मूव करना चाहते हैं वर्क परमिट पर और इसी पोस्ट पर मूव करना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब लेकर रहना चाहते हैं, साथ ही वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। 6 पॉइंट में आप इंडिया से लेकर कनाडा तक मूव हो जाइएगा और इस पॉइंट में आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स को मतलब इस पॉइंट में मैं हर एक चीज़ को एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ तो मैं इसमें मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट में जो आपका होता है कि आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आप मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए आप जो मतलब जिस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री कनाडा में नहीं होना चाहिए, मतलब कनाडा के दूसरे कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया हुआ। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ कि आपके पास एक कैनेडियन एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं और आप कनाडा में किसी मतलब जॉब के यहाँ अप्लाई किए हैं जहाँ से आपको जॉब ऑफर मिला है, तो वो भी आपके साथ होना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आपको मतलब कनाडा में मूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास लैंग्वेज का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि भाई हाँ आपको इतना एजुकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। ये एजुकेशन लैंग्वेज और ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम, चाहे आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन तक ये वेरी करता है, मतलब किसी में कम किसी में बेसी होता है। लेकिन लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है। ठीक है, इतना लैंग्वेज में आपको इतना मतलब आइल्स का रिक्वायरमेंट आपको इतना चाहिए, चाहे कुछ और अगर रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो लोग वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो पहला हमारा पॉइंट हुआ कि आपको बेसिक जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको आपको मैच करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड प्रोसेस का, तो सेकंड प्रोसेस में वो होता है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए कैनेडियन एम्प्लॉयर की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि जब आपका ये बेसिक रिक्वायरमेंट जब आपका मैच कर जाएगा उसके बाद आपको एक जॉब फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक कनाडा एम्प्लॉयर के यहाँ से मतलब कनाडा में जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको स्पॉन्सर करेगा कि ठीक है आप यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हैं। वहाँ के गवर्नमेंट से ये स्पॉन्सर करके एक वीज़ा आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसके बेसिस में आप वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं। तो आपको जॉब फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स है, खास करके कैनेडियन हेल्थ केयर का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नर्सिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे आप जॉब ऑफर ले सकते हैं। इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट का अपना जॉब बैंक वेबसाइट है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो जॉब्स नर्स के निकलते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। अगर हम बात करें तीसरे प्रोसेस की कि जब आपका पहला और दूसरा प्रोसेस हो जाएगा तो आप तीसरे प्रोसेस में ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको वर्क परमिट में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके सामने पहला और दूसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तो तीसरे रिक्वायरमेंट में आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। इसके अलावा आप मतलब इसके साथ आप कैनेडियन वीज़ा ऑफिस जो है उसमें आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, जैसे आपका जॉब ऑफर, प्रूफ ऑफ आपका एजुकेशन का प्रूफ, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस का प्रूफ और एक मेडिकल एग्जामिनेशन का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आपका फीस भी लगेगा, क्योंकि आप वर्क परमिट का अप्लाई करें तो आपका फीस भी पे करना पड़ेगा। तो फीस आपको कैनेडियन डॉलर में $150 फीस करना मतलब अदा करना पड़ेगा। कैनेडियन डॉलर में 150 फीस देना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इंडियन करेंसी में ये आपका अराउंड कितना आ जाता है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि आप लोग अभी समझ में आ जाए कि हाँ ये कितना होना चाहिए। तो लगभग आपका 9,154 रुपये मतलब 10,000 का अराउंड ये आता है। 10,000 का अराउंड में आपको ये जमा करना पड़ेगा। तो
इसको मतलब ये जब आप फ़ीस जमा कर दीजिए तो आप इसमें आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पाँचवा पॉइंट जो है हमारा पाँचवा जो हमारा स्टेप है उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका जो वर्क परमिट आपने अप्लाई किया है वो कितने दिन में आपको होके आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं। इसके अलावा आप किस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट चाहे आपका वीज़ा लगने में कितना देर लग सकता है। नॉर्मली ये 2 से 3 हफ्ते लेते हैं आपको वीज़ा मिलने के लिए, ठीक है। तो अब ये हमारा हुआ 5वां पॉइंट। अगर हम बात करें 6वें पॉइंट का, तो सब कुछ आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आप लास्ट में आप कनाडा मूव कर सकते हैं और वहाँ जाकर एक नई ज़िंदगी और एक नया जॉब शुरू कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको मैंने कुछ पॉइंट में बताया कि अगर आप इंडिया में हैं और एज ए नर्स काम करते हैं तो कैसे आप कनाडा मूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बोनस टिप्स देता हूँ जो लास्ट में बताता हूँ कि अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं और इंडिया में रहकर आप नर्स का काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात को आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब पोस्ट होते हैं, चाहे मतलब बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ होती है, चाहे जो बहुत सारे ऐसे वर्क मतलब काम करने का तरीका होता है, जैसे गवर्नमेंट का, चाहे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका ये सब चीज़ों में डील करेंगे तो उनका क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें काम करने प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका टाइम बढ़ सकता है ज़्यादा। इसीलिए आपको ये कहा जा सकता है कि आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है इसमें बहुत महीने भी लग सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको बहुत पहले शुरुआत करना पड़ेगा ताकि आपको बीच में आप अपना जॉब भी मेंटेन करते रहें और आपका वो प्रोसेस भी चलता रहे। जब आपका वो काम हो जाए आप स्विच करके आप कनाडा मूव कर सकें, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरा पॉइंट जो ये है कि अगर आप इस मामले में जानते नहीं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप वीज़ा लेंगे, कैसे आप जॉब फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आप एक कैनेडियन प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं। वो इंडिया में भी हो सकता है और या कनाडा में भी हो सकता है। वो आपके बिहाफ में बाकी सब काम कर देगा और उसके बदले वो कुछ आपसे फ़ीस लेगा, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे वीज़ा भी लगा देगा और आपको इंडिया से लेकर कनाडा मूव करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो किसी भी कंट्री, कनाडा नहीं, किसी भी कंट्री मूव करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा जान लें। इससे आसानी होगा आपको वहाँ पर मूव करने में और आप वहाँ पर लाइफ अपनी ज़िंदगी को आसानी से बिता सकते हैं। तो इसके लिए आप कनाडा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं और वहाँ जाकर पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कनाडा के बारे में, चाहे वहाँ पर रहने के बारे में या उसके लाइफ स्टाइल के बारे में। तो बस वीडियो को मैंने काफ़ी छोटा रखा है। इस वीडियो में वही बातों को एक्सप्लेन करना कोशिश किया जो आपके लिए रिलेवेंट है और टू द पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को वहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।